फ्रांस में इन चोरों का एक खतरनाक ग्रुप है जिनको इस देश की पुलिस चोरी करने से कभी नहीं रोक पाई, क्योंकि इनकी प्लानिंग इतनी खतरनाक होती है जितना पुलिस वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अभी इन चोरों की नजर एक बहुत ही कीमती तिजोरी पर है। इस तिजोरी में लाखों रुपये के हीरे रखे हुए हैं। 4 चोर चुपचाप रेंगते हुए तिजोरी के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां वे खास मशीनों की मदद से दरवाजा खोलते हैं और जल्दी जल्दी हीरे चुराने लगते हैं, लेकिन परेशानी सोच से भी जल्दी आ जाती है। फुटबॉल मैच देखकर लौट रहा बैंक का बॉस अचानक तिजोरी चेक करने वापस आ जाता है। चोर चोरी में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बॉस उनकी तरफ आ रहा है। अब सवाल ये है, आखिर ये चोरों की टीम बनाई किसने, और क्या ये चोर हीरे लेकर भाग पाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें बेल्जियम का एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां दक्षिण अफ्रीका से एक जहाज बिल्कुल समय पर आकर उतरता है। एक महिला जो फ्लाइट अटेंडेंट बनी हुई है तेजी से एक प्राइवेट लाउंज में जाती है। वह कार्ड स्वाइप करती है, अपनी टोपी और दस्ताने उतारती है, खिड़की के पास एक कैमरा लगाती है और निगरानी के लिए एक फोन भी सेट करती है। ये कोई आम लड़की नहीं है, उसका नाम जोवाना है। वह पैंथर ग्रुप की एक होशियार टीम मेंबर है। वह अपने ईयरपीस में डॉनी से धीरे बोलती है। डॉनी वही आदमी है जिसने 7 साल पहले एक बड़ी नकदी की डकैती की थी। अब वह यूरोप में छिपा हुआ है, लेकिन अभी भी चोरी की दुनिया में एक्टिव है। इस बार उसका निशाना फ्रांस का वर्ल्ड डायमंड सेंटर है, लेकिन अंदर जाने के लिए उसे एक खास लाल हीरे की जरूरत है। किस्मत से लाल हीरों का एक पैकेट और कुछ गुप्त फाइलें आज रात फ्रांस जाने वाली हैं। डॉनी की योजना साफ है। उसका गिरोह स्वाट पुलिस की वर्दी पहनकर एयरपोर्ट के हैंगर पर हमला करेगा। जोवाना फ्लाइट अटेंडेंट बनी रहती है और हर हरकत पर नजर रखती है। जैसे ही सही समय आता है वह इशारा करती है। तुरंत उसकी टीम एक छिपे हुए कंटेनर ट्रक से बाहर निकलती है और 2 कारों में असली पुलिस की तरह पहुंचती है। वे नकली बम की धमकी देते हैं, स्मोक बम फेंकते हैं, कैमरों पर गोली चलाते हैं और कर्मचारियों को बांध देते हैं। अंदर जाकर वे ताला तोड़ते हैं और लाल हीरा और फाइलें उठा लेते हैं, लेकिन तभी सुरक्षा गार्ड्स को टूटे कैमरे दिख जाते हैं और वे पुलिस को बुला लेते हैं। असली पुलिस तेजी से आ रही होती है। जोवाना ईयरपीस में चिल्लाती है, हटो। गिरोह के लोग तुरंत कारों में बैठते हैं, कंटेनर में छिप जाते हैं और एक ट्रक उन्हें सामान की तरह पुलिस के आने से पहले ही वहां से ले जाता है। पहला काम पूरा हो जाता है, लेकिन यह चोरी आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। जहां पैंथर गिरोह एयरपोर्ट की डकैती का जश्न मना रहा है, वहीं कैलिफोर्निया में मुसीबतें बढ़ रही हैं। डिप्टी शेरिफ निक का दिन बहुत ही खराब चल रहा है। हाल ही में तलाक के बाद निक बहुत गुस्से में होता है। गुस्से में वह बाथरूम का शीशा तोड़ देता है और अपनी शादी की अंगूठी को कचरे में फेंक देता है। अपना गुस्सा भूलने के लिए वह एक बार में जाता है। वहाँ टीवी पर वह हवाई अड्डे पर हुई हीरे की चोरी की खबर देखता है। स्क्रीन पर जैसे ही पैंथर क्रू का नाम आता है, निक की आंखें चमक उठती हैं। वह पहले भी डॉनी का पीछा कर चुका है और उसे पूरा यकीन होता है कि यह काम उन्हीं का है। इस बार वह उन्हें भागने नहीं देगा। निक अब एक मिशन पर है और उसके पास फ्रांस तक उनका पीछा करने का एक सुराग भी है। इधर फ्रांस में पैंथर क्रू अपनी अगली बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा है। उनका अगला निशाना है वर्ल्ड डायमंड सेंटर। जोवाना की चालाकी से डॉनी एक बड़े हीरे के कारोबारी की नई नकली पहचान बना लेता है। जोवाना टीम को निर्देश देती है। स्लावको, डेन, मार्को और वुक को उनके हुनर के हिसाब से काम बांटा जाता है। भीड़ में घुलने के लिए पूरा गिरोह खुद को फेस्टिवल प्रमोटर बताता है, लेकिन असली शो का स्टार डॉनी होता है। जोवाना उसकी मुलाकात तिजोरी मैनेजर की पत्नी चावा से कराती है। चावा ही उसे बैंक के अंदर ले जा सकती है। डॉनी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए चुराया हुआ लाल हीरा दिखाता है। चावा उस पर भरोसा कर लेती है और उसे वर्ल्ड डायमंड सेंटर के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही डॉनी की नजर हर चीज पर होती है। हर कोने पर कैमरे लगे हैं, गार्ड लगातार गश्त कर रहे हैं, कहीं भी छुपने की जगह नहीं है। वह धीरे से जोवाना से कहता है, यह जगह एक किले जैसी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि एक और बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। इटली में झांबा नाम के एक माफिया को पता चलता है कि उसका लाल हीरा बेल्जियम में चोरी हो गया है। ये हीरा उसके बॉस ऑक्टोपस का होता है। झांबा बहुत गुस्से में होता है और उसके आदमी पहले से ही पैंथर गिरोह का पीछा करने लगते हैं। वर्ल्ड डायमंड सेंटर की डकैती की डॉनी की योजना अब साफ होने लगती है। वह चोरी किए गए लाल हीरे को एक वैल्यू करने वाले के पास ले जाता है ताकि उसे जल्दी बेचकर अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सके। लेकिन वहाँ एक्सपर्ट्स को हीरे के अंदर एक छोटी सी ट्रैकिंग चिप मिल जाती है। डॉनी के पेट में डर बैठ जाता है। ये चिप उन्हें सीधे पकड़ा सकती थी। चावा जान जाती है कि हीरा चोरी का है। वह डॉनी को बहुत कम कीमत की पेशकश करती है। वह कहती है, इसे ले लो, नहीं तो मैं सब बता दूंगी। डॉनी गुस्से में बड़बड़ाता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है क्योंकि उसे पैसे भी चाहिए
चाहिए थे। सौदा पूरा होने के बाद डॉनी वापस उस ठिकाने पर चला जाता है जहां गिरोह बैंक का पूरा नक्शा बना रहा होता है। उन्हें अभी भी सुरक्षा के बारे में और जानकारी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले एक सुरक्षित भागने का रास्ता। पैंथर गिरोह की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि ऐसा रास्ता मिले जहां कैमरे और नंबर प्लेट स्कैनर न हो। डॉनी, स्लावको और ड्रैगन इटली की सीमा के पास एक घुमावदार पहाड़ी सड़क के पास एक चट्टान पर जाते हैं। वहां कोई निगरानी नहीं होती। ये जगह एकदम सही लगती है। डॉनी सुझाव देता है कि वे एक तेज 4 व्हील ड्राइव गाड़ी का इस्तेमाल करें, लेकिन डॉनी को यह बिल्कुल पता नहीं होता कि निक पहले से ही उनका पता लगा चुका है। निक फ्रांस पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव ह्यूगो से होती है। ह्यूगो एक लोकल पुलिस वाला है जो कई सालों से पैंथर गिरोह का पीछा कर रहा है। दोनों मिलकर गिरोह की पुरानी चालों की बातें करते हैं। वे बताते हैं कि ये लोग पूर्व सैनिक हैं और पूरे यूरोप में इनके साथी फैले हुए हैं। ह्यूगो तिजोरी का फुटेज दिखाता है। निक स्क्रीन पर डॉनी को देख लेता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह अपनी खुशी और जोश को छुपा कर रखता है। उस रात गिरोह के लोग मस्ती करने के लिए एक बार में जाते हैं। वहीं जोवाना एक बैंक गार्ड के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। इसी दौरान गलती से वह उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर देती है, जिससे उसे उस फोन का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। इधर डॉनी घर पहुंचता है और वहां उसे एक बिल्कुल अनपेक्षित झटका लगता है। निक पहले से ही उसके घर में मेज पर शांति से बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। डॉनी तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन निक भी बिना देर किए जवाब देता है। वह कहता है, मुझे हंसी आती है जब लोग दूसरों पर बंदूक तान देते हैं। निक बताता है कि वह अब कंगाल हो चुका है, लगातार पीछा करते करते थक गया है और अब वह खुद इस डकैती में शामिल होना चाहता है। अपनी बात साबित करने के लिए वह अपना बैज दिखाता है और धमकी देता है कि अगर डॉनी ने मना किया तो वह उसे ह्यूगो के हवाले कर देगा। कोई दूसरा रास्ता न देखकर डॉनी मजबूरी में निक को अपने गिरोह से मिलवाने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि वह निक पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। इन सब बातों से अनजान झांबा के माफिया आदमी फ्रांस पहुंच चुके होते हैं। वे पहले से ही स्थानीय बदमाशों से डॉनी की फुटेज हासिल कर रहे होते हैं। पैंथर गिरोह अपनी योजना बनाने में लगा होता है, लेकिन निक कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला होता है। डॉनी निक को जोवाना से मिलवाने ले जाता है। जोवाना उसे देखते ही परखने लगती है। वह भौहें चढ़ाकर सवाल करती है कि उनके दल में एक पुलिस वाला क्या कर रहा है। निक अपना इंटरपोल बैज दिखाता है, लेकिन इससे माहौल और ज्यादा तना हुआ हो जाता है। फिर भी जोवाना को इसमें एक मौका दिखाई देता है। वह टीम को बताती है कि यही आदमी तिजोरी के अंदर जाने का उनका रास्ता हो सकता है। बाकी लोग बड़बड़ाते हैं कि पुलिस वाले उनके जैसे नहीं होते, लेकिन फैसला जोवाना का होता है। अब निक उनके साथ होता है। इस बात की खुशी में वे सब एक क्लब में जाते हैं, लेकिन रात धीरे धीरे बेकाबू हो जाती है। निक जोवाना के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिससे उसका पूर्व प्रेमी मार्को भड़क जाता है। मार्को गुस्से में वुक एक मुक्का मार देता है और क्लब में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। बाउंसर उन्हें बाहर निकाल देते हैं और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस खास तौर पर निक पर नजर रखे हुए होती है। निक बातों में उन्हें फंसाकर खुद को बचा लेता है, लेकिन अब गिरोह का भरोसा डगमगा चुका होता है। बाद में जब डॉनी और निक घर लौट रहे होते हैं, तभी एक कार तेजी से आकर रुकती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और जबरदस्ती कार के अंदर फेंक देते हैं। अगली सुबह डॉनी और निक एक नाव पर होश में आते हैं। नाव समुद्र के बीचों बीच होती है। दोनों के सिर पर हुड चढ़े होते हैं। तभी उनके सामने माफिया सरगना झांबा आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक होती हैं। वह गुर्राकर कहता है, तुमने मेरा लाल हीरा चुरा लिया है, इसे वापस करो वरना तुम्हें खा जाऊंगा। अपनी बात साबित करने के लिए उसके आदमी डॉनी और निक को सीधे समुद्र में धक्का दे देते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी होता है। दूर दूर तक कोई नाव नजर नहीं आती। काफी देर तक हाँफते हुए वे तैरकर किसी तरह किनारे तक पहुंचते हैं। दोनों थके हुए और डरे हुए होते हैं। डॉनी हाँफते हुए निक की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि यह उसका हीरा है। निक अब पूरी तरह से तंग आ चुका था और इस गिरोह से बाहर निकलना चाहता था। माफिया बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन डॉनी ने मीठी बातें करके उसे फिर से रोक लिया। डॉनी ने कहा, हमें तिजोरी के लिए तुम्हारी जरूरत है। निक मान तो गया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से नहीं लगा था। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि क्लब में हुई लड़ाई के बाद गुस्से में आकर मार्को और वुक ने पैंथर गिरोह छोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे गिरोह टाइगर्स में शामिल हो गए थे और बदला लेने की योजना बना रहे थे। अपने गुप्त ठिकाने में जोवाना ने निक की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे पूरी योजना दिखाने लगी। सब कुछ गुप्त रखने के लिए वर्ल्ड डायमंड सेंटर में 127 कैमरे हर 10 सेकंड में चालू होते थे। इसका मतलब था कि किसी भी समय 117 कैमरे बंद रहते थे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, सिर्फ लाइव फीड चलता था। यह अंधेरे रास्तों से चुपके से निकलने के लिए एकदम सही था, लेकिन तिजोरी का प्रतिबंधित इलाका एक बड़ी समस्या था। वहाँ सिर्फ अधिकृत लोग ही जा सकते थे। निक अपनी पुलिस की पृष्ठभूमि के कारण उनका सबसे अहम आदमी बन गया। डॉनी उसे फिर से चावा से मिलवाने ले गया। इस बार डॉनी ने निक को अपना बॉडीगार्ड बताया और उसका रिज्यूमे दिखाया। चावा को इस पर भरोसा हो गया। उसने डॉनी के सामान के लिए तिजोरी में जाने का समय तय कर दिया। डॉनी ने आखिरकार चावा को एक तिजोरी बॉक्स किराए पर देने के लिए मना लिया। उसने कहा कि उसके पास हीरे आने वाले हैं। चावा मान गई और सामान रखने
रखने की तारीख तय कर दी। तैयारी के लिए जोवाना ने निक को एक स्टाइलिश जैकेट दी। उस जैकेट में छिपे हुए कैमरे लगे हुए थे ताकि तिजोरी का पूरा लेआउट रिकॉर्ड किया जा सके। अगले दिन निक डॉनी का बॉडीगार्ड बनकर चावा के साथ वर्ल्ड डायमंड सेंटर की तिजोरी में गया। कमरे को देखते ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। स्टील के भारी दरवाजे, हाई टेक ताले और एक ऐसा कैमरा जो बाकी कैमरों की तरह काम नहीं करता था। जैसे ही उसने कैमरा अपनी जैकेट में सेट किया, उसकी नजर लाल हीरे के बॉक्स पर पड़ी। उसने खुद को शांत रखा, चावा को धन्यवाद कहा और बिना कोई शक पैदा किए वहाँ से निकल गया। ठिकाने पर वापस आकर उसने सारी जानकारी डॉनी के साथ शेयर की। डॉनी मुस्कुराया और बोला, हम बहुत करीब हैं। वह कहता है, ये बाईं तरफ है, दूसरी लाइन में ऊपर से 5वां, मैंने पत्थर देख लिया है। इसके बाद गिरोह बैंक की सुरक्षा को चकमा देने के लिए औजार बनाने में लग गया। उन्होंने डॉनी के लिए बैंक मैनेजर का एक बेहद असली जैसा मास्क 3D प्रिंट किया। इससे चेहरे को स्कैन करने वाला सिस्टम धोखा खा जाता। उन्होंने इंफ्रारेड सेंसर को बंद करने के लिए एक खास स्प्रे भी बनाया। उसके पास से गुजरने पर कोई अलार्म नहीं बजता था। निक ने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। बाद में वह चुपके से फिर से बैंक में घुस गया। वह दिखावा करता है कि डॉनी को तिजोरी में जाना है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो वह गलियारे के कैमरे पर स्प्रे कर देता है। इससे कैमरे के सेंसर बंद हो जाते हैं। गार्ड को कुछ भी पता नहीं चलता। इसी बीच जोवाना पास की एक इमारत में बैठी होती है, बैंक के लाइव कैमरा फीड को हैक करने के लिए तैयार। गिरोह ने एक पोर्श कार को भी मॉडिफाई किया। उसे सफेद रंग से रंगा गया ताकि रंग जल्दी बदला जा सके। अब डकैती की रात आ जाती है। पूरा शहर एक बड़े फुटबॉल मैच में डूबा हुआ होता है। वर्ल्ड डायमंड सेंटर के गार्ड टीवी पर मैच देकर जयकारे लगा रहे होते हैं। वे पूरी तरह से ध्यान भटका लेते हैं। यही पैंथर क्रू का परफेक्ट मौका होता है। जोवाना पास की इमारत में तैनात होती है। उसकी नजर बैंक के लाइव कैमरा फीड पर होती है। टीम पास के एक पार्किंग एरिया में इकट्ठा होती है। डॉनी बैंक मैनेजर का 3D प्रिंट किया हुआ मास्क पहन लेता है। वह बिना किसी परेशानी के एंट्री गेट के फेस स्कैनर से निकल जाता है। उनकी कार की हेडलाइट्स चमकती हैं, जिससे एक जरूरी कैमरा 10 सेकंड के लिए चौंधिया जाता है। यही समय काफी होता है बिना किसी का ध्यान खींचे अंदर घुसने के लिए। क्रू तेजी से आगे बढ़ता है। वे एक बंद सीढ़ी वाले दरवाजे को तोड़ते हैं और ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। एक लोहे की रॉड की मदद से वे बैंक की छत तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। एक एक करके सब आगे बढ़ते हैं। जोवाना उन्हें कैमरों के बीच सही टाइम बता रही होती है। वह ईयरपीस में धीरे से बोलती है, रुको, ब्लैकआउट का इंतजार करो। सब वहीं रुक जाते हैं। फिर जैसे ही सही टाइम आता है, वे दोबारा चल पड़ते हैं और लाइव कैमरा फीड से बच जाते हैं। अंदर पहुंचकर वे लिफ्ट का रास्ता खोलते हैं और रस्सियों के सहारे सीधे तिजोरी वाले फ्लोर तक नीचे उतर जाते हैं। कैमरे का लूप सिर्फ 10 सेकंड का था और हर सेकंड बहुत जरूरी था। वे एक खास ढाल के पीछे लाइन में चलते हैं ताकि गलियारे में कोई उन्हें देख ना पाए। एक गार्ड उधर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। उसका ध्यान वापस फुटबॉल मैच पर चला जाता है। तिजोरी तक पहुंचकर वे बाहर वाले ताले को आसानी से तोड़ देते हैं। फिर बिना आवाज करने वाले हाईटेक टूल्स से अंदर का मुख्य दरवाजा भी खोल देते हैं। डॉनी और निक लाल हीरे वाले ऑक्टोपस बॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एक के बाद एक बॉक्स खाली निकलते हैं। जैसे जैसे और तिजोरियां खुलती हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जाती है और हीरे जमीन पर गिरने लगते हैं। उधर बैंक मैनेजर अपनी टीम के हारने से परेशान होकर तिजोरी चेक करने का फैसला करता है। जोवाना उसे लाइव फीड में देख लेती है और तुरंत बोलती है, हाउसकीपर घर पर है, अभी निकलो। टॉनी आखिरी बार खोज करता है और तभी उसे ढेर में चमकता हुआ लाल हीरा दिख जाता है। टीम जल्दी से बैग भरती है और भागती है। जैसे ही मैनेजर पास आता है, वे लिफ्ट में घुस जाते हैं। मैनेजर तिजोरी के दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लगाता है। दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन उसे कुछ शक नहीं होता। वह अपनी ऑफिस की चाबी लेने चला जाता है। पैंथर क्रू लिफ्ट के शाफ्ट में रस्सियों से लटके रहते हैं। सबकी धड़कन तेज होती है। जब मैनेजर चला जाता है, तब वे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। एक आदमी भारी बैग खींच रहा होता है। जोवाना ईयरपीस में बोलती है, जल्दी करो, कैमरे ऑन हो रहे हैं। जगह बदलने के लिए 3 सेकंड। बैग क्लियर है, क्लियर। वे छत पर पहुंचते हैं और फिसलते हुए लोहे की रॉड से अगली इमारत की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही निक सबसे आखिर में होता है, रॉड टूट जाती है और जोर की आवाज के साथ नीचे सड़क पर गिर जाती है। एक गार्ड मुड़कर देखता है। मॉनिटर पर कुछ अजीब दिखता है और सारे गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। निक अपना बैग स्लावको की तरफ फेंक देता है और वापस बैंक की छत पर दौड़ जाता है। वह अंधेरे में छिप जाता है। जैसे ही कदमों की आवाज पास आती है, वह तेजी से नीचे की ओर भागता है। गार्ड छत पर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। निक हर दरवाजा ट्राई करता है, सब बंद होते हैं। आखिरकार वह दूसरी मंजिल पर पहुंचता है। एक गार्ड उसे देख लेता है और बंदूक निकालता है। निक पहले गोली चलाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गार्ड की जैकेट गोली रोक लेगी। गोली की आवाज गूंजती है और पूरे बैंक में अलार्म बजने लगते हैं। निक पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलता है और सीधे खड़ी कार की छत पर कूदता है। तभी पोर्श कार आकर रुकती है। टीम उसे अंदर खींच लेती है और गाड़ी तेजी से भगा देती है। बैंक के कैमरे उनकी नंबर प्लेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन गिरोह पहले से तैयार था। कुछ ब्लॉक दूर वे एक खाली पार्किंग में रुकते हैं। कार का सफेद रंग उतार देते हैं। नीचे नया रंग दिखने लगता है और सेकंडों में नंबर प्लेट बदल दी जाती है। जोवाना लूट का सामान एक अलग वैन में लेकर
लेकर सुरक्षित जगह की ओर निकल जाती है। बैंक में मैनेजर और गार्ड आखिरकार खाली तिजोरी देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। गिरोह अलग अलग होकर उस पहाड़ी सड़क से इटली की सीमा की ओर भागता है जहाँ कोई कैमरा नहीं था। डॉनी पहले ही इस रास्ते की रेकी कर चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रियर मिरर में 2 कारें दिखती हैं। डॉनी बोलता है, पीछे नजर रखो, ये पुलिस की लाइट नहीं है और ये हमारे दोस्त भी नहीं है। ये टाइगर्स बदला लेने आए थे। रात में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पैंथर्स ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। पैंथर गिरोह की कार टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़क पर तेजी से भाग रही थी। टायरों की आवाज निकल रही थी क्योंकि डॉनी गोलियों से बचने के लिए गाड़ी को इधर उधर मोड़ रहा था। मार्को और वुके, जो टाइगर्स को लीड कर रहे थे, 2 कारों से लगातार गोलियां चला रहे थे और पैंथर्स के पीछे लगे हुए थे। निक और स्लावको ने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ कांच टूटकर बिखरने लगा। तभी निक के कंधे में गोली लग गई। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर भी फायरिंग करता रहा। डॉनी ने अचानक कार घुमाई और गाड़ी को पीछे की तरफ चलाने लगा ताकि उसके साथी सही निशाना लगा सके। गोलियां अंधेरी सुरंग से होती हुई एक पुल के ऊपर से निकल रही थीं। निक ने एकदम सही निशाना लगाया। एक टाइगर की कार चट्टान से नीचे गिर गई और आग में जलने लगी, लेकिन दूसरी कार अब भी पीछा कर रही थी और पैंथर्स का गोला बारूद खत्म हो चुका था। टाइगर्स और पास आ गए। उनकी गोलियां पोर्श के टायरों को चीरती हुई निकलने लगी। डॉनी ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और जोरदार आवाज के साथ कार पहाड़ से टकरा गई। मार्को और वुके बंदूकें ताने बाहर कूदे, सब खत्म करने के लिए तैयार। निक, डॉनी और स्लावको ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही टाइगर्स गोली चलाने वाले थे, पीछे से अचानक गोलियों की आवाज आई। मार्को और वुके वहीं गिर पड़े और मारे गए। पैंथर्स पलट कर देखते हैं। अंधेरे से ऑक्टोपस के माफिया लोग बाहर आ रहे थे। डॉनी ने लाल हीरा उन्हें सौंप दिया। बदले में ऑक्टोपस के लोगों ने कार की चाबियों का गुच्छा दिया और पास खड़ी एक नई कार की ओर इशारा किया। कुछ दिन बाद पैंथर्स, डॉनी, निक, स्लावको, ड्रैगन और जोवाना एक शांत इतालवी मछली पकड़ने वाले गांव में मिलते हैं। वे नकदी और गहनों से भरी मेज के चारों ओर बैठते हैं और अपने माल को देखकर मुस्कुराते हैं। निक बाकी सबसे अलग और थोड़ा शांत लग रहा होता है जब लूट का माल बांटा जा रहा होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जासूस ह्यूगो के साथ फ्रेंच पुलिस बंदूकें ताने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। डॉनी निक की तरफ देखता है जिसे अलग कार में ले जाया जा रहा होता है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। निक शुरू से ही उन सब के साथ खेल रहा था, लेकिन जब निक डॉनी को ले जाते हुए देखता है तो उसे अंदर से बुरा लगता है। साथ बिताया वक्त, गोलियों से बचना, रात की बातें, सब कुछ उसके लिए मायने रखता था। कुछ दिन बाद निक जेल में डॉनी से मिलने आता है। डॉनी बैठते ही गालियां देने लगता है। निक शांत रहता है और कहता है, मुझे करना पड़ा, लेकिन हमारी दोस्ती सच्ची थी। डॉनी को यकीन नहीं होता। निक पास आता है और धीरे से कहता है, पीछे बाईं तरफ बैठना, और बिना कुछ बताए चला जाता है। उधर माफिया बॉस झांबा नाई की दुकान में अखबार पढ़ रहा होता है और उसमें डॉनी की गिरफ्तारी देखता है। वह तुरंत फोन करता है। डॉनी अपनी सेल में वापस आ चुका होता है और उसे दूसरी जगह ले जाने की तैयारी हो रही होती है। वह सोच रहा होता है कि निक की बात का मतलब क्या था। पैंथर्स जेल में बंद थे, लूटा हुआ माल गायब था, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला था। जैसे ही काफिला एक शांत हाईवे पर आगे बढ़ता है, डॉनी को निक के शब्द याद आते हैं और वह पीछे बाईं सीट पर बैठ जाता है। अचानक 2 हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं और सड़क बंद कर देते हैं। नकाब पोश लोग बाहर कूदते हैं, गार्ड्स को काबू में करते हैं और डॉनी की जंजीरें काट देते हैं। वे डॉनी को हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और उसे सार्डिनिया के एक आलीशान बंगले में ले जाते हैं। वहाँ ऑक्टोपस लाल हीरे के असली खरीदार के साथ पहले से इंतजार कर रहा होता है। वे नाराज नहीं थे, बल्कि डॉनी से काफी प्रभावित थे, क्योंकि डॉनी की 2 हिम्मत वाली डकैतियों ने साबित कर दिया था कि वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड चोर था। उसे जेल भेजने के बजाय उन्होंने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दे दिया। डॉनी ने एक बियर उठाई और अगले काम के बारे में पूछा। फिर डॉनी हाँ बोलते हुए सिर हिला देता है। अब जेल उसका भविष्य नहीं थी। उधर फ्रांस में निक को डॉनी का एक मैसेज मिला। मैसेज पढ़कर वह मुस्कुरा दिया। उसे पता चल गया था कि डॉनी बाहर निकल चुका है। निक समुद्र के किनारे वाली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हंस रहा था। पैंथर्स अब आजाद थे। शायद ऑक्टोपस के गिरोह ने उन्हें छुड़ा लिया था। निक के डबल गेम ने गिरोह को तोड़ दिया था, लेकिन डॉनी का बच निकलना यह दिखा रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खेल अभी भी जारी था। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। हमने इसका पहला पार्ट भी एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही दमदार और रोमांच से भरी हुई नेक्स्ट मूवी में।